ये कहानी आपको एक खतरनाक आइलैंड की ओर ले जाएगा, जहां जाने के बाद आपका सामना कई खतरनाक क्रिएचर से होने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मूवी की शुरुआत होती है 1944 के वर्ल्ड वार को दिखाते हुए, जहां पर हमें प्रशांत महासागर के एक अनजान आइलैंड पर दो प्लेन क्रैश होते हुए दिखाया जाता है, जो कि अलग अलग मुल्क की होती है। और यहाँ हैरानी की बात ये थी कि ये दोनों पायलट बच जाते हैं, पर ये दोनों अलग अलग मुल्क के होने की वजह से एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। और तभी एक पायलट दूसरे पायलट को मार ही रहा होता है कि वहाँ एक विशालकाय मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम कॉन्ग है। इसके बाद कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हमें समय को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। यहाँ कई ऐसे सैटेलाइट बनाया जा चुका है जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ कई न्यूक्लियर टेस्ट भी किए जा चुके हैं और यहाँ सारे के सारे न्यूक्लियर टेस्ट समुद्र के अंदर किया गया था। और यहाँ पर समुद्र के अंदर एक मोनार्क नाम के संस्था को भी स्थापित किया गया था। और अब समय आ जाता है 1973 का, मतलब वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए पूरे 29 साल बीत चुके हैं। और हमें व्हाइट हाउस के अंदर जाते हुए एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम रेंडा है, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ आया है और जिसका नाम है प्रूफ। और ये दोनों ही मोनार्क नाम के संस्था से जुड़े हुए हैं, जो कि किसी जगह पर जाने के लिए सेनेटरी से परमिशन लेने आए हैं। पर बात तो ये थी कि मोनार्क संस्था बंद होने की कगार पर है। और तभी मिस्टर रेंडा सेंट्रा को बताता है कि अभी अभी हमारी संस्था ने एक नया आइलैंड को खोज निकाला है और जिसको नाम दिया गया है स्कल आइलैंड, और जिसका नाम आज तक केवल कहानी और किस्सों में ही सुना गया था। लेकिन मैं वहाँ कुछ खोज करने के लिए जाना चाहता हूँ और हम पता लगाना चाहते हैं कि वहाँ की धरती आखिर कैसी है। और इसके अलावा हम वहाँ और कई सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और तभी सेंट्रा कहता है कि मैं आपको ऐसे किसी भी चीज की परमिशन नहीं दे सकता जिसके बारे में आपको जानकारी ही न हो। और तभी प्रूफ सेंट्रा को समझाता है, देखिए सर, ऐसा भी हो सकता है कि हमें उस आइलैंड पर बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी मिल सकता है। और यहाँ तो मेरी नजर में हमें वहाँ कैंसर का भी इलाज मिल सकता है। और वो जगह आपकी, मेरी और हम सब की सोच से बिल्कुल अलग है। और हमें ये पता चला है कि एक रशियन सैटेलाइट अगले दिन वहाँ से गुजरने वाली है। और अगर रशियन को इसके बारे में पता चल गया तो वो लोग इस जगह पर हमसे पहले जाएंगे। तो क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारा देश एक ऐसा देश बने जो कि उस अनजान आइलैंड पर पहुंचे? और इसके बाद सेंट्रा उसकी बात को मान जाता है और उन्हें उस आइलैंड पर जाने का परमिशन दे देता है। तभी रेंडा कहता है, सर, हमें इस काम के लिए मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी। और तभी अगले सीन में हमें मिलिट्री फौज को दिखाया जाता है, जो कि छुट्टी पर सब अपने घर जाने की तैयारी में थे। और तभी हमें उनके कर्नल पैकार्ड को दिखाया जाता है। और तभी उसके पास उसका एक खास सिपाही आता है जिसका नाम जैपमैन है, और वो यहाँ अपने घर जाने के बारे में कर्नल से बात करने आया है। और जिसके बाद थोड़ी ही देर में यहाँ कर्नल के पास एक कॉल आता है जहाँ सेंट्रा उसे आखिरी मिशन में भेजने की बात करता है और इसके लिए पैकार्ड तैयार हो जाता है। और इसके बाद हमें रेंडा और प्रूफ को दिखाया जाता है, जो कि एक साइकोन में किसी आदमी को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि उन्हें किसी भी घने से घने जंगल में रास्ता दिखा सके। और वो दोनों पहुंच जाते हैं जिम्स कॉर्नेट के पास और वो उन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, पर वो मना कर देता है और कहता है, अगर तुम मुझे इससे 5 गुना पैसा दोगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और अब रेंडा इस काम के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाता है, इसका नाम विवा है। और अब ये सब के सब अपने दिए हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद उन सभी को उनका मिशन समझाया जाता है कि आखिर वहां जाने के बाद उन्हें वहां क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी इसके बारे में जानकारी देते हुए वेक्टा बताता है कि सैटेलाइट इमेज के अनुसार इस आइलैंड पर एक बिजली से भरा तूफान घूमता रहता है और शायद इस वजह से ये दुनिया की नजरों में अब तक नहीं आया है। और हमें शुक्रिया करना चाहिए कर्नल पैकार्ड का, और जिसकी मदद से हम आज उस गुमनाम आइलैंड पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर सर्वे करने वाले हैं मिस्टर रेंडा प्रूफ के साथ। और तभी प्रूफ कहता है कि वहाँ पहुँचने के बाद हमें वहाँ धरती पर कुछ बम गिराएंगे जिससे हमें वहाँ की जमीन का पता चलेगा और हम वहाँ पर अपना बेस बनाकर रिसर्च कर पाएंगे। तभी जैप कहता है कि उस तूफान की वजह से हमारे सारे के सारे वायरलेस डिवाइस डूब जाएंगे और इसलिए हमें 3 दिनों के अंदर उस आइलैंड के नॉर्थ में पहुँचना होगा, जहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर आकर हमें वहाँ से ले जाएंगे। और इसके बाद जब कॉर्नेट इस जगह की छानबीन कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग वहाँ भारी भरकम गोला बारूद ले जा रहे हैं। तभी यहाँ विवा भी आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसके बाद वो सब इस मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ विवा सबकी फोटो खींचती है और खुद भी खिंचाती है। और तभी यहाँ एक बंदा आकर कहता है कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का तूफान देखकर उसकी फटती थी। और तभी मिस्टर रेंडा आकर कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारे जवान किसी भी बड़े से बड़े खतरे से लड़ जाते हैं, इसलिए हम सबको वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। और अब ये सब हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और तभी आगे उनका
उनका सामना एक खतरनाक तूफान से होता है जो सच में डराने लायक होता है। लेकिन कर्नल पैकार्ड सबको हौसला देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूरी जाने के बाद ये सब पहुंच जाते हैं स्कल आइलैंड पर। और ये आइलैंड वाकई में काफी सुंदर होता है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए ये काफी समय तक आइलैंड पर चक्कर लगाने लगते हैं। और जैसे ही इन्हें सुरक्षित जगह मिल जाती है ये वहाँ उतर जाते हैं और अपना सेटअप करने के बाद प्रूफ कहता है कि अब हमें बम गिराना चाहिए। और अब वो बम गिराने लगते हैं, पर इस बम की वजह से यहाँ के जानवरों की जान खतरे में पड़ जाती है। और तभी यहाँ प्रूफ को कुछ ऐसी रीडिंग मिलती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और तभी उन्हें एहसास होता है कि ये स्कल आइलैंड की जमीन खोखली है। और तभी एक हेलीकॉप्टर पर एक उड़ता हुआ पेड़ आ टकराता है और वो हेलीकॉप्टर वहीं ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ उसमें बैठे हुए आदमी भी मारे जाते हैं। और तभी यहाँ आ जाता है कॉन्ग और इसे देखकर सब लोगों की फट जाती है। दरअसल कॉन्ग इस आइलैंड का रखवाला होता है और इसलिए वो एक एक करके उन सारे हेलीकॉप्टर को गिराने लगता है। कॉन्ग को देखकर इन लोगों की फट जाती है क्योंकि उन्होंने आज तक कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। कॉन्ग यहाँ तबाही मचाने लगता है, पर यहाँ कॉन्ग पर भी हमला होने की वजह से वो भी घायल होने लगा था और वो तबाही मचाकर यहाँ से चला जाता है। इस हादसे की वजह से जैकार्ड की काफी सिपाही मारे जा चुके थे, लेकिन कॉन्ग्रेड और विवा अभी भी जिंदा है। और जिसके साथ वाले सिपाही पूछने लगते हैं कि आखिर कोई मुझे बताएगा कि आखिर वो है क्या। और दूसरी ओर हम कर्नल को देखते हैं जो अपने बचे हुए साथियों से कांटेक्ट कर रहा होता है और उन्हें उसके साथी भी मिल जाते हैं जो दूर कहीं जा गिरे थे। और वो उनके पास जाता है और वो उन्हें अपने मरे हुए सिपाहियों के बेच देता है। और इसके बाद कर्नल सीधा रेंडा के पास जाता है और उसे सब कुछ सही सही बताने को कहता है। तभी रेंडा कहता है कि असल में मॉन्स्टर होते हैं, मतलब तुमने यहाँ जानबूझकर बम को गिराया था। तभी रेंडा कहता है तुमने लोटस के बारे में सुना है, जहाँ पर सैकड़ों आदमी होने के बावजूद कोई एक आदमी ही बचा था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। और मैंने वहाँ वो चीज देखी जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई थी। पहले तो मेरी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया, पर आज तुम खुद देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी नॉर्थ पर पहुँचना होगा ताकि जल्द से जल्द हम अपनी और फौज को लाकर उस खतरनाक मॉन्स्टर को मार सकें। और इसके बाद हमें कॉन्ग्रेड और विवा को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो एक तालाब के किनारे से गुजर रहे होते हैं और तभी वहाँ एक विशालकाय भैंस जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है। तभी कॉन्ग्रेड उन सभी को कहता है कि कोई इन पर फायरिंग नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत शांत किस्म के मॉन्स्टर होते हैं। इसके बाद हम कर्नल और उसके साथियों को देखते हैं जो अपने मरे हुए साथियों को दफना कर आगे बढ़ रहा था। और तभी वो एक बांस वाली जंगल से होकर गुजर रहे थे। तभी उन पर एक बड़ी सी मकड़ी का हमला होता है और देखते ही देखते वो मकड़ी फौज के एक आदमी को पकड़ लेता है। तभी बाकी के सिपाही उस मकड़ी का पैर काट कर उसे वहीं खत्म कर देते हैं। और अब वो सारे लोग ये समझ चुके थे कि यहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी ओर हम कॉन्ग्रेड और उसके साथियों को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक आदिवासियों के कबीले पर पहुंच जाते हैं जो कि इन्हें मारने ही वाले थे। यहाँ एक बंदा आ जाता है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और जिसका नाम है मुट्रो। इसके बाद हमें जैब को दिखाया जाता है जो पानी पीने एक तालाब के पास आया था, पर उसी वक्त वहाँ कॉन्ग भी पानी पीने आया था। तभी जैब कॉन्ग को देखकर छुप जाता है। यहाँ कॉन्ग जब पानी पी रहा होता है तभी उसे पानी के अंदर एक विशालकाय जानवर दिखाई पड़ता है, जिसके बाद कॉन्ग की फाइटिंग होती है, पर यहाँ कॉन्ग उसे कच्चा चबाकर निकल जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम मुट्रो को देखते हैं जो अपने बाकी दोस्तों को एक सेफ जगह पर ले जाता है जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ सकता है। इसके बाद मुट्रो उन सभी को एक जहाज पर ले जाता है जहाँ पर इस पूरे आइलैंड का इतिहास रचा है। मुट्रो बताता है कि ये पूरा आइलैंड कॉन्ग का है और वो इस आइलैंड में रहने वाले हर किसी की रक्षा करता है। और तभी कॉन्ग्रेड उससे पूछता है कि तुम्हारे साथी को किसने मारा। वो कहता है उस राक्षस ने जिसे तुमने बम गिराकर जगा दिया है। और तभी कॉन्ग्रेड उससे कहता है कि हमें 3 दिनों के अंदर नॉर्थ पहुंचना है जहां हमें बचाने हमारा जहाज आएगा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। मुट्रो कहता है मैं यहाँ से तुम्हारे जाने की व्यवस्था कर सकता हूँ। और वो उन्हें अपने द्वारा बनाए हुए जहाज के पास ले जाता है जिसे उसने टूटी फूटी इंजन से बनाया था। और इतने में यहाँ विवा को किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे देखने निकल पड़ती है जहाँ पर वही विशालकाय जानवर हेलीकॉप्टर से दबा होता है। विवा उसे निकालने की कोशिश करती है पर वो भारी होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। और तभी यहाँ कॉन्ग आकर उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो विवा को कुछ नहीं करता। के बाद हमें कर्नल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बड़े पंजे का निशान देखते हैं जो किसी खतरनाक जानवर के थे और ये लोग उसे जगाना चाहते थे। इधर हमें कॉन्ग्रेड को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ मिलकर उस जहाज को बनाने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से निकलने लगते हैं। और तभी वो चलते हुए कर्नल को सिग्नल देने को कहता है और तभी कर्नल उन्हें अपना सिग्नल देता है। और जिसके बाद वहाँ एक सिपाही को बड़ा सा पक्षी उठाकर अपने साथ ले जाता है। और आगे हम देखते हैं कि कॉन्ग्रेड और कर्नल एक दूसरे से मिल जाते हैं। और तभी कर्नल जैब को खोजने जंगल जाने को कहता है और कॉन्ग्रेड मना कर देता है। कर्नल कहता है देखो तुमने इस काम के लिए पैसे लिए हैं। और अब कॉन्ग्रेड तैयार हो जाता है और वो सभी लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कंगाल होते हैं और उन्हें इसी कंगाल में से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये सब आगे बढ़ने लगते हैं और तभी एक सिपाही चलते हुए सिगरेट जला देता है, पर यहाँ अजीब तरह के गैस की वजह से एक ब्लास्ट होता है जिससे कि वहाँ खतरनाक राक्षस जाग जाते हैं और सारे लोग अपने बचाव के लिए इन्हीं
हड्डियों के बीच छुप जाते हैं और अब वो खोपड़ी राक्षस जैप की बैश को उगल देता है और वहाँ से चला जाता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी इसी दौरान वो खोपड़ी राक्षस ब्रेंडा को निगल जाता है और इसके बाद वो खोपड़ी राक्षस इन सभी को घेर लेते हैं और अब उस खोपड़ी राक्षस पर सब लोग फायरिंग करने लगते हैं, जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और वो खोपड़ी राक्षस मारा जाता है। और तभी मिट्रो उन सब से कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो खोपड़ी राक्षसों का एक नमूना था। और तभी कांग्रेट कर्नल को बताता है कि जैपमैन भी मर चुका है। अब ये सुनकर कर्नल कॉन्ग को मारने की बात करता है, पर मुट्रो ये सुनकर उन पर बगावत पर उतर जाता है। तभी कांग्रेट कर्नल को बताता है कि आपकी लोकेशन 3 किलोमीटर बची है, अब वहाँ जाइए, मैं बाकी के बचे हुए लोगों को वहाँ लेकर पहुँचता हूँ। इसके बाद वो हथियार से लदे हेलीकॉप्टर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ कर्नल कॉन्ग को मारने के लिए हर जगह बम लगा देता है। तभी कॉन्ग उसके सामने आता है तो कर्नल उस पर अटैक करने लगता है और वो बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे कॉन्ग जख्मी हो जाता है। इसके बाद कॉन्ग वहाँ खड़े 2 सिपाहियों को चित कर देता है और बेहोश हो जाता है। तभी कर्नल उस पर बम ब्लास्ट करवाना चाहता था, पर कांग्रेट उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। तभी वहाँ खोपड़ी राक्षस का सरदार आता है और उसकी आवाज से कॉन्ग जाग जाता है। कॉन्ग उठकर कर्नल को मार देता है और अब कॉन्ग और खोपड़ी राक्षस के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी के बचे हुए लोग भागने लगते हैं और वो भागते भागते उस नदी के पास पहुँचते हैं जहाँ उसने जहाज रखा था, पर वहाँ भी वो जहाज नहीं होता। पर यहाँ वो खोपड़ी राक्षस पहुँच जाता है जो उन्हें कच्चा चबाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ कॉन्ग उन्हें बचाने पहुँच जाता है और उन दोनों के बीच खतरनाक फाइटिंग शुरू हो जाती है। और तभी ब्रूफ उनको सिग्नल भेजता है, जिससे कॉन्ग का ध्यान बढ़ जाता है और खोपड़ी राक्षस उस पर भारी पड़ने लगता है और वो खोपड़ी राक्षस कॉन्ग को पुराने जहाज की जंजीरों में फंसा देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि ब्रूफ उस खोपड़ी राक्षस पर फायरिंग शुरू कर देता है और वो कॉन्ग को छोड़कर उसके तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह उस राक्षस पर फायरिंग करती है और इतने में कॉन्ग उठकर उस राक्षस पर वार करता है। तभी इसी दौरान विवा गहरे पानी में गिर जाती है, पर कॉन्ग उसे बाहर निकाल लेता है। पर वो राक्षस फिर से कॉन्ग पर हमला कर देता है और वो उसका हाथ निगल लेता है जिसमें उसने विवा को पकड़ा था। पर यहाँ कॉन्ग के ताकत के सामने कहाँ कोई टिकने वाला था। अब कॉन्ग उस राक्षस को मारकर ढेर कर देता है और यहाँ विवा भी सुरक्षित बच जाती है और अब कॉन्ग यहाँ से चला जाता है और वो सब उस जहाज में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर यहाँ कॉन्ग अब भी अपने जंगल की सुरक्षा के लिए खड़ा है और अब वो सारे लोग अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।